नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप मेरी मेहनत को सराह रहे हैं, मेरे कमियों की ओर जो भी है ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इंसान में तो कमियां होती हैं, मुझ में भी है, तो मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट करवा लिया करें या स्वयं कर लिया करें। तो मैंने अभी ग्रामर के ऊपर वीडियो शुरू किया है और पिछली बार मैंने आपको 6 नंबर जो फरमान है उसके ऊपर बताना शुरू किया है, क्योंकि छठा फरमान भी ग्रामर के अंतर्गत ही इंक्लूडेड है। ये थोड़ा मुझे लगता है कुछ वीडियोज़ इस पर और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये फरमान काफ़ी चीज़ें अपने अंदर समेटे हुए है, जिसे मैंने कुछ छांट के निकाले हैं आपको बताने के लिए। उसी टॉपिक के ऊपर मैं समयानुसार डिस्कस करता रहूँगा, जिससे और कोशिश ये करूँगा कि सरल से सरल भाषा में आपको बताऊँ, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो अभी से अगर मैं बता दूँगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा ये जो प्लान है कि पहले मैं ये इसका एक आउटलाइन या इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको इसके बारे में पूरा बता दूं। एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा, एक बेस तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर से जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसको मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि ये भी है और वो भी है, तो ऐसा क्यों है। ये बेहद ज़रूरी है कि लोग पूछेंगे सब आपने ये पहले ये भी बताया था, आप अब ये भी बता रहे हो, तो दोनों में से सही कौन सा है। ये चीज़ें तब नहीं होंगी, क्योंकि तब तक अपना एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा जिसमें आप समझ पाएंगे। तो अभी जो मैंने ये निकाला है कि ये वीडियो जो बनने वाले हैं ग्रामर के अंतर्गत नंबर 6 फरमान में, उसमें जो बताया था मैंने, और अगर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी तो बताऊंगा कि किस्मत की गांठों से ही ग्रहमंडल बन गया। जो मैंने गिरह और गांठ की बात की थी कि ये एनर्जी के नॉट्स हैं। फिर इसमें उसमें कुंडली में ग्रहों के पक्के ग्रह के बारे में, फिर इल्म सामुद्रिक का पार्ट भी इसमें ऐड है, जिसमें अपनी अंगुलियों पर ग्रहों हथेली के बुर्ज पर, हथेली पर ग्रहों और घरों को मार्क किया गया है, इसी फरमान में दिया है। फिर ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी है, उसके बारे में बताएंगे। फिर किस शरीर के किस अंग का कौन से ग्रह से संबंध है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर एक होता है दरमियानी ग्रह, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये तो बाद में बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। रियायती 40 दिन के ऊपर आपने बहुत सुना होगा कि ये 40 दिन ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगला ये जो पड़ाव है इंसान का कैसा होगा। ये 40 दिन ये रियायती ये होते हैं कि जब एक ग्रह का समय ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होना होता है, तो उन दोनों के बीच में 40 दिन का गैप रहता है। फिर यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ग्रहफल और राशिफल, इसके बारे में भी इसी में है। 35 साला चक्र है, जन्मदिन जन्म समय के ग्रह हैं। फिर मंगल बद और मंगल नेक, ये 2 हिस्से हैं। कुर्बानी के बकरे जो ग्रहों के होते उनके हैं। और फिर वो डिटेल में है कि ग्रह का घर, घर का ग्रह, और ये सब जो है ये सब इसी के अंतर्गत हैं। बाकी चीज़ें भी जो होगी वो बीच में जोड़ता रहूँगा। तो आप ये सोचिए कि ये टॉपिक धीरे धीरे जैसे 5 से हम 6 में गए तो ये बढ़ा 6 पे 7, 6 के बाद 7 में जाएंगे तो और इस तरह से इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम जब लाल किताब के गहरे अध्ययन की ओर जा रहे हैं तो उसके बेसिक रास्तों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। लाल किताब के बारे में पंडित जी कहा करते थे कि लाल किताब में ज्योतिष का वो ज्ञान छुपा है कि हम पिछले जन्म और अगले जन्म को, दोनों जन्मों को बारे में बता सकते हैं। इस जन्म में तो बता ही सकते हैं क्या है, लेकिन पिछले जन्म यानी कम से कम पिछले 2 जन्म और अगले 2 जन्म, इसके बारे में भी लाल किताब से बताया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये इशारा दे के रह गए कि जिसको समझना है इससे वो इसको एक्सप्लोर करे, इसको समझे।
क्योंकि ये बहुत सीरियस स्टडी है, हंसी खेल में इसको नहीं लिया जा सकता कि आप आउट ऑफ एडवेंचर इसको करें। इसीलिए पंडित जी ने इशारा किया है, आपको बता दिया कि वो देखो मंदिर का शिखर दिख रहा है बहुत दूर है, उसमें ध्वजा फहरा रही है, लेकिन रास्ता आपको तय करना है। तो रास्ता कौन तय करेगा? जो वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत रखता है। तो यही पंडित जी का उद्देश्य था कि इससे हम पिछले जन्म के हिसाब को भी ट्रेस करते हैं और पिछले जन्म के हिसाब से इस जन्म में मिलती हुई जो तकदीर है या जो अपने को तकलीफ़ है या कष्ट है उसके बारे में जान सकते हैं, और इस जन्म के जो हमने कर्म है उससे हमारा अगला जन्म किस तरह से होगा वो भी हम बता सकते हैं। लेकिन ये आगे चल के होगा, कोशिश करूँगा मैं कि कुछ हिंट दूँ। अभी आपको हिंट यही दे देता हूँ कि हमारा जो अभी बीता हुआ पिछला जन्म है वो घर नंबर 12 होता है। घर नंबर 12 के ऊपर जो ग्रह आते हैं उससे हम पता लगा लेते हैं कि पिछले जन्म में क्या हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि पिछले जन्म में किसी की असामयिक मृत्यु हुई थी या अकाल मृत्यु हुई थी किसी वजह से, मतलब किसी ने मारा था या सुसाइड किया था या कोई एक्सीडेंट हुआ था, ये 12वें घर में आए हुए ग्रह से कॉम्बिनेशन से पता लगता है। जैसे अगर 12वें घर में चंद्र शनि की युति है, आई हुई है, तो जनरली ये लिक्विड पॉइजनिंग का मामला होता है। लिक्विड पॉइजन से ही पिछले जन्म में डेथ हुई थी। अब आप इसके ऊपर ज़्यादा पूछताछ मत करना, मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया है कि हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं। और मेरा वायदा है जैसा पहले का कि आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा। इसके बारे में जितनी जायज़ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, जितना मुझे मालूम है कि पिछले जन्म में ये हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, और इस जन्म में इसका ये इम्पैक्ट आया और अगले उसमें क्या मिलने वाला है। ये सब मैं धीरे धीरे इसके ऊपर आऊँगा। तो सबसे पहले मैं वो इसी की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं इसको बीच में इसलिए नहीं लाया कि पूरा प्रवचन करूँ मैं बैठ के। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ आई क्यों, मैंने पंडित जी की ये जो रेफरेंस क्यों आपके सामने रखा कि उनने इसका कई बार मेंशन किया है कि पिछला और अगला जन्म बताया जा सकता है। वो इसलिए कि जो ये काल चक्र है, हमारा जो काल है, समय है, ये गोलाकार रूप में घूमता है, लंबे चौड़े उसमें नहीं चलता मैदान में। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, कोई भी कार देखी है, स्कूटर देखी है या बाइक देखी है, वो दौड़ती क्यों है रास्ते पे? क्योंकि उसके जो पहिए हैं वो गोल होते हैं। अगर उसको चौकोर बना दिया जाए या तिकोना बना दिया जाए या कोई और शेप दे दिया जाए तो उसमें वो स्मूथनेस नहीं रहेगी। तो वो इसीलिए हमारा भी काल चक्र जो है गोल है। किसी एक मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल के एक बिंदु से आपकी लाइफ शुरू हो रही है, मतलब आपकी ज़िंदगी की यात्रा उस वहाँ से शुरू हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दूसरे एंड पे जाके, जिसको मृत्यु कहते हैं, वहाँ ख़त्म होती है। इन दो एंड के बीच में जो घटनाएं घटती हैं या जो चीज़ें आती हैं वो दर्ज होती हैं इसी कालखंड में। अब इसीलिए वो एक कहा जाता है कि कई चीज़ें जो हैं रिपीटेटिव भी हो जाती हैं ज़िंदगी में। मतलब अगर हम एक सर्कुलर एक डायग्राम बनाएं, एक चक्र बनाएं और एक बिंदु से उसको शुरू करें और बराबर चलते रहें, तो वो जो चाल जो है, वो जो मूवमेंट है, फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से हमने शुरू की थी। ये है। अब क्या है कि अगर हम इस मतलब ये चक्र को दो भागों में बांट दें, दो हाफ्स में बांट दें। दो हाफ्स में बांटने का मतलब क्यों? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो अभी दो लोब्स से बना हुआ, मैंने पहले भी बताया ना, दो हिस्सों से बना हुआ, इस तरीके के, ऐसे दो हिस्सों में बना हुआ है। तो हम इसको दो भागों में अगर बांटते हैं तो इमीडिएट जो पिछला हिस्सा है, पिछले जन्म की ओर इससे इंगित करेगा,
और ये जो अभी का बना है वह अभी के जन्म की ओर इंगित करेगा। अब इसके आगे अगर अपने को चलना है तो इस ग्लोब को हम वर्टिकली घुमाएंगे। मतलब जैसे हम आपको बताएं कैसे घुमाएंगे। ये जैसे ये दो ग्लोब है मान लीजिए, एक ये और एक ये। अब ये मान लीजिए पास्ट है, ये जो अभी का फ्यूचर है। अब अगर हमें पास्ट का मालूम कर लिया हमने इसको और इस प्रेजेंट का मालूम कर लिया, तो अब हम अगर इसको अगले जन्म के बारे में, अगले जन्म चक्र के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको वर्टिकली यूँ घुमाएंगे ये। तो ये जो पिछला था वो इधर आ गया, ये इस तरह से रोटेट होएगी पूरी। तो एक तो हम जो वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि एक तरह का गोला ऐसा है, यहाँ से शुरू करके ऐसे आए, और दूसरे तरह का जैसे धरती घूमती है इस तरह से अपने स्पिन पे, ये काल चक्र है। जिसमें इस काल चक्र में आप कह सकते हैं कि पिछले का ही रिपीट हो जाता है, ऐसा नहीं। जब वो पिछला घूमता हुआ आता है तो वो कई चीज़ों को, कई परिस्थितियों से गुज़रता हुआ उन परिस्थितियों के एक्सपीरियंस को अपने अंदर समेट के फिर आता है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये कोई धार्मिक उपदेश आपको नहीं दे रहा हूँ, ये लाल किताब की जो रहस्य है वो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ कि हम ये किस तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो एक आउटलाइन दे दी। मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक डायग्राम के रूप में अपना बनाऊं बोर्ड के ऊपर, और मैं अपनी तस्वीर सामने ना रख के उस पर कंसंट्रेट करके बीच में कमेंट्री करूंगा, जिससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो इसमें ये होता है, और यही जो चक्र है, यही फिर आप 35 साला चक्र, 36 साला चक्र, ये जो हैं ये इसी सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। जब इस सिद्धांत के ऊपर चलते हैं तो एक चक्र जिसको कहते हैं 35 साला चक्र वो ग्रह फल का है, 36 साला चक्र राशि फल का है। मतलब ये है कि एक प्रारब्ध है, 35 साला चक्र प्रारब्ध है, और 36 साला चक्र जो इस समय का हमें जो मिला है, नसीब मिला है, उसमें कर्म भी है। और इनको हम ऐसे जब वर्टिकली इस तरह से रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि एक बार ये 36 का साला चक्र 35 में आता है, एक 35-36 में आता है। ये आगे की एक महत्वपूर्ण बात है। ये मैंने थोड़ा आउटलाइन दे दिया जैसे कि आप इसको चिंतन करें। तो 35 साला चक्र को हम दो तरह से कंफर्म करते हैं। पहले भी मैंने बताया हथेली से करते हैं, और जो चार्ट बनाते हैं, टेवा बनाते हैं, उससे भी करते हैं, और 36 साला चक्र अंगुलियों से करते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि 35 साला चक्र में जो भी ग्रह है वो ग्रह फल का होता है, लेकिन किसी टाइम में, किसी पीरियड में अगर वो अंगुली में आ जाता है तो वो ग्रह फल का होते हुए भी राशि फल का होता है, अर्थात उपाय योग्य हो जाता है, उपाय कर सकते हैं। तो ये एक सुनहरा मौका होता है कि अगर कोई ग्रह फल का होकर तकलीफ़ दे रहा है तो आप सामान्य रूप से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके नसीब में ऐसा समय आया कि वो ग्रह फल का समय चक्र में फंस के राशि फल में, मतलब 36 साला चक्र में चला गया, तो आप उसका उपाय करके उसके फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये हो गई बात ये समय चक्र की। इस समय चक्र का मैंने जैसे बताया कि मैंने इसको एक बोर्ड पे बना के इसको रिप्रेजेंट ज़रूर करूँगा। मैं उसके बारे में अभी मेरी सोच विचार चल रही कि किस तरह से बनाना है जो आसानी से ही चीज़ समझ में आ जाए। दूसरी चीज़ है, इस चक्र का एक सबसे बड़ा पहलू और भी है, हो सकता है कि आप कहें कि इरिवेलेंट है, कि हर इंसान के अंदर दो तरह के फोर्स होते हैं। मतलब हर इंसान दो तरह के प्लस और माइनस से बना होता है, एक स्त्री शक्ति, एक पुरुष शक्ति। जैसे हमारे धर्म में है ना, शिव भगवान का है, इकार भी है, आकार भी है। इसी तरह से हम चूँकि ईश्वर द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं, तो हमारे अंदर भी दो पर्सनैलिटी विद्यमान रहती है, और ये कभी एक काम करती है, कभी दूसरी काम करती है। जब दोनों एक साथ काम करती है तो ये एक ब्लंडर हो जाता है, और ये ब्लंडर कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में आगे जब हम फाइनल टच देंगे तब बात करेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये इस तरह का ब्लंडर है कि जैसे हम बताएं आपको
इसका सबसे बेहतर एग्जांपल कि ये दोनों ताकतें जब एक साथ एक्टिव होती हैं तो कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। ये जब दो ग्रह एक साथ एक्टिव हो जाती हैं तो ये बुध को रिप्रेजेंट कर देती है, बुध जिसको मुखन्नस ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार इंसान में भी यही हो जाता है। अगर दोनों चीज़ें एक साथ चलने लगे तो इंसान बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है बुध की तरह, और उसके व्यवहार भी अलग ही होता है। तो ये दो ग्लोब, दो पर्सनैलिटी, दो ताकतों की एक चीज़ मैंने छोटे से रूप में आपको बता दी है। अब कुंडली में ग्रहों के ऊपर मैं आऊँगा, जब ये पक्के घर और पक्के ग्रह ये जो सब होते हैं ये कैसे होते हैं, दोस्ती दुश्मनी, इसके चार्ट आपने देखे होंगे, आपके पास होंगे, लेकिन मैं फिर भी ये आपको अपने तरीके से ये करके बताऊँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ और है कि एक हमारी बहुत ही विद्वान दर्शक हैं सुश्री दिव्या त्रिपाठी, वो काफ़ी नॉलेज रखती हैं। उन्होंने पिछले वीडियो में मैंने जो गर्भस्थ शिशु के ऊपर दिया था उसमें उन्होंने कहा कि गर्भस्थ शिशु तो में चंद्र भी रहता है, गर्भ में चंद्र की स्थिति भी रहती है, आपने वो बताई नहीं। उनने बिल्कुल सही मतलब इंडिकेट किया, काफ़ी उन गहराई से अध्ययन कर रही हैं। लेकिन जब दुनिया बनी थी तब दुनिया में अंधेरा था, ये तो सभी धर्म बताते हैं। उसके बाद मैंने पिछले उससे बताया था कि इस तरह से सूर्य आया, गुरु है, शनि है, इनके बुध है, इनके कॉम्बिनेशंस वहाँ हैं। तो अब चंद्र की उपस्थिति है, बिल्कुल है, कैसे नहीं है वहाँ। मैंने बताया इसलिए नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ग्रह हमेशा अपने असली स्वरूप में ही मौजूद हो। ये जो बनावटी ग्रह या मस्नूई ग्रह का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लागू होता है। गर्भस्थ शिशु में चंद्र अर्थात पानी तो रहेगा ही, पानी में ही रहता है वहाँ, जिसको फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड सॉल्टी होता है। सॉल्ट किसका रिप्रेजेंट करता है? सूर्य का। यहाँ तक सही आए अपन। सूर्य जब ये जो गुरु की हवा है उसका कॉम्बिनेशन जब बनता है तब चंद्र की उत्पत्ति हो जाती है, मस्नूई चंद्र की, वही इसका काम करता है। तो चंद्र की उपस्थिति भी हो गई। इसके बाद मैंने जो गिरहों की बात की थी, ये गिरह इंसान जो नवजात शिशु है उसके ऊपर ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है। किस्मत की गांठें या किस्मत की गिरहें, ये तो एनर्जी नॉट्स हैं। तो ये एनर्जी नॉट्स के अंदर संग्रहित की हुई ऊर्जा फिक्स होती है। उसके प्रारब्ध, उसके पिछले कर्म के हिसाब से उसके अंदर इंटरेक्शन से जनरेट हुई ग्रह और वो बालक के इंटरेक्शन से पैदा हुई एनर्जी उसमें संग्रहित रहती है और वो एक गिरह या ग्रह कहलाता है। अब ये ग्रह जो है राशि के हिसाब से ही, जैसे आप जानते हैं, मैंने बराबर बताया है कि लाल किताब में राशि के हिसाब से उच्च नीच होते हैं। जो राशि जो पारंपरिक होती है उसके हिसाब से उच्च नीच होते हैं और एक होते हैं अपने घरों के हिसाब से। तो ये जब प्राइमरी फेस में ये नॉट बनते हैं तो इनका स्वभाव जो है राशि फल या ग्रह फल का बनता जो है वो बनता है राशियों के हिसाब से, एक्चुअल राशियों के हिसाब से। जैसे गुरु कर्क का हुआ तो उच्च का हुआ और मकर का हुआ तो नीच का हुआ, इस तरह से बनेंगे। ना कि गुरु अपना चौथे घर में हुआ तो उच्च का हो गया और 10वें घर में हुआ नीच का हो गया। एक कॉन्सेप्ट में सही है, लेकिन जब प्राइमरी स्टेज में माता के गर्भ में ये आता है तब ये वाला कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत होती है। तो ये हालांकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी जितनी औकात है, मेरी जितना वो है, मैं आपको उसको उतना ही सिंप्लीफाई करूँगा, करके बताऊँगा। और आपकी कोशिश भी होनी चाहिए कि आप इस पे अपना होमवर्क करिए।
क्योंकि मैं एक छोर को पकड़ता हूँ तो दूसरा छोर निकल रहा है, मेरे हाथ से भी छूटता है। तो ये आपको भी हम इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके ये फुल प्रूफ काम बनेगा। तो ये जो अपना वीडियो है ये और कंटिन्यू रहेगा। ये 6 नंबर को मैं पूरा बता दूंगा। उसके बाद फिर अगले पड़ाव पे हम आएंगे, और जब पूरा ये ग्रामर ख़त्म हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए अच्छा रहेगा। फिर मैं इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेके डिस्कस करूंगा। हो सकता है कई लोगों को मेरा ये बोलना बहुत बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि एक दर्शक का कमेंट आया कि आप पकाते बहुत हैं, काम की बात कम बोलते हैं, पकाते ज़्यादा हैं। मैं मानता हूँ पकाता तो हूँ, क्योंकि बग़ैर पके जो कोई भी फल मीठा नहीं होता, तो पकाना तो मुझे पड़ेगा। और अगर आप में सहन शक्ति है तो आप उसको देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।